तो गाइस साउथ सिनेमा की तरफ से एक और 300 करोड़ प्लस में बनी मूवी कांगवा रिलीज हो चुकी है और हमने देख ली और अब वक्त है आपके साथ इसको डिस्कस करने का। यस, हम इसमें डिस्कस करेंगे द गुड, द बैड, द वर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टोरी के बारे में तो स्टोरी जो है वो दो टाइमलाइंस पे टेक प्लेस करती है, 2024 एंड 1500 इयर्स अगो, 1000 समथिंग अपने हिसाब से लगा लो तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 2024 की अगर मैं बात करूं तो देर सूर्या का कैरेक्टर और दिशा पटानी का कैरेक्टर वो होते हैं बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर्स का मतलब यही हुआ कि वो लोग पुलिस को मतलब पुलिस पेज देम टू कैच क्रिमिनल्स। तो वही करते करते वो लोग गोवा में पहुंच जाते हैं और गोवा में हम लोगों को देखते हैं कि वहां पर एक शिप पर वो एक हंट मतलब एक बाउंटी हंट पर गए होते हैं सूर्या अपने एक पंटर के साथ। तो वहीं पर उनको एक बच्चा मिलता है और वो बच्चे की कहानी ये होती है कि ही इज रन अवे फ्रॉम अ बिग रिसर्च फैसिलिटी जहाँ पर बड़े बड़े सोल्जर्स और काफी सारे इंटरनेशनल टाइप के रिसर्चर्स, वर्कर्स, सोल्जर्स काफी सारे भयंकर तरीके से बैठे हुए हैं। मतलब इट गिव्स यू अ फील ऑफ दैट कि बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं भाई साहब। और ये पता चलता है बाद में कि वो बच्चा जो था इज कोड नेम जेटा। उसका प्रॉपर नेम मुझे लगता है मूवी में नहीं बताया जाता आई थिंक, और कोड नेम जेटा होता है उसका नाम। और वो वहाँ फैसिलिटी से किसी तरह भाग निकलता है क्योंकि ये पता चलता है हम लोगों को कि वो फैसिलिटी में बच्चों के साथ कुछ तो रिसर्च कर रहे थे, कुछ तो उनके पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके, और वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब तो हमें मूवी में नहीं पता चलता है गाइस, मे बी द नेक्स्ट टाइम। बट जो पता चलता है वो बता सकते हैं हम लोग आपको। उसमें ये दिखाते हैं कि दे आर वर्किंग ऑन देयर ब्रेन्स और उनके नर्वस सिस्टम या नर्व्स वगैरह को कुछ तो उन्होंने डिसबैलेंस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से शायद उन बच्चों में कुछ पावर्स भी हैं और जिसकी वजह से वो शायद बच्चे बोल भी नहीं पाते। मे बी वो शायद मुझे लगता है इसीलिए किया होगा, बोल ना पाए ताकि वो दे इवन इफ दे रन अवे वो किसी और को वो चीज बता ना सके। एंड ऑल्सो इस नर्व्स करने के चक्कर में वो लोग एक तरह का कुछ तो इंस्टॉल करते हैं उन बच्चों के ऊपर जहां पर उनके बच्चों को ट्रैक कर सके वो लोग। मतलब देयर इज अ ट्रैकर इनबिल्ट, मतलब एक बायोलॉजिकल ट्रैकर टाइप का आप कह सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया बट ऐसा देखने में ऐसा ही लगता है। तो उससे वो लोग उस बच्चे को भी सर्च कर रहे होते हैं। देन द बच्चा गेट्स टू सूर्या और वहां पर एक कनेक्शन हम लोगों को फील होता है, देखने को मिलता है कि वो कनेक्शन ऐसा कोई है कि बच्चा है जो वो सूर्या को जानता है और सूर्या जो है वो कहीं ना कहीं इस बच्चे को भी जानता है। इवन ही सेज कि मुझे लगता है मैं इस बच्चे से पहले मिल चुका हूँ। तो वो वाला सीन कैसे बनता है वो हमें ले जाता है मूवी को 1500 साल पहले, मतलब 1000 समथिंग एडी में, जहां पर हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर के कई सारे बड़े बड़े शिप्स बढ़ रहे हैं इंडिया की तरफ और वहां पे उनके सामने 5 बड़े बड़े आइलैंड्स। उन सारे आइलैंड्स का नाम मुझसे मत पूछना गाइस, हमें नहीं याद है। बट वहाँ का मेजर चीज ये होती है कि हर एक आइलैंड का अपना अपना एक खासियत है। लाइक देयर आर वॉरियर्स इन वन, जहाँ पे बहुत बड़े वॉरियर्स होते हैं, सब लोग ट्रेन मैन होते हैं। तो वो होता है अंडर कांगवास फादर, मतलब जो कांगवा का कैरेक्टर है सूर्या का, उनके फादर होते हैं, वो वहाँ के एक तरह से राजा होते हैं। एंड देयर इज दिस ऑपोजिट साइड ऑफ द आइलैंड जहाँ पर एक और प्रॉपर आइलैंड होता है जो कि बॉबी देओल के अंदर आता है और जहाँ पर वो दिखाते हैं कि थोड़ा सा अघोरी एस्क वाइब है वहाँ पे। लाइक दे वर्शिप दीज पीपल, मतलब वो थोड़ा सा डार्कनेस वाली चीज और वो ब्लडी थोड़ा सराउंडिंग है उनका। तो वो सारी चीजें वो थोड़ा अघोरी एस्क इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा वाइब भी वैसी आती है और उनको देखे लाइक स्कल्स वगैरह और वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं लाइक एनिमल्स को, इवन इंसानों को, और वो सब चीजें होती है और दे वर्शिप द लाइक डार्कर डाइटीज आई वुड से। तो वो बॉबी देओल के अंदर आता है। उसके अलावा भी 2-3 होते हैं ऐसे, पर उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती और बेसिकली यही दोनों मेन होते हैं। तो कांगवा का कैरेक्टर जो होता है वो ही इज लाइक अ वॉरियर, वो ट्रेन करता है काफी लड़कियों को और बच्चों को भी। और वहीं पर एक बच्चा भी होता है जिसके फादर जो है भाई साहब मतलब वो कांगवा के विलेज से होते हैं, बट ही बेसिकली बेट्रेज द एंटायर विलेज और उसके 100 सैनिकों को मरवा देता है वो रोमन एम्पायर के थ्रू। और रोमन एम्पायर ही यही करवाता है उनको गोल्ड कॉइन्स देके कुछ। पर वो बंदा जो है, वो सोल्जर जो है, वो जो भी आदमी है उसको पकड़ लिया जाता है कांगवा की हेल्प से एंड दे बर्न हिम अलाइव। तो वैसा सीन हो जाता है उस बच्चे के सामने और उसी बच्चे की माँ भी उसी आग में कूद के अपनी जान दे देती है। तो जब उनको ये पता चलता है कि मेरे भाई उसने पति ने ऐसा कुछ किया, इतने गाँव को मतलब इतने बड़े संकट में डाल दिया, वो सब चीजें कर दी, और वो बच्चा ये सब विटनेस करता है एंड उस बच्चे को भी मारने के लिए विलेजर्स आगे बढ़ते हैं, बट कांगवा इज द वन जो उसको बचा लेता है किसी तरह। तो ये कनेक्शन ही हम लोगों को आगे चल के भी बिल्डअप होते देखने को मिलता है। और फिर वही होता है शायद जो हर मूवी में होता है, ये बॉबी देओल का कैरेक्टर और कांगवा का कैरेक्टर दोनों लड़ते हैं आपस में, उनमें से एक जीतता है एक नहीं जीतता है एंड एट द लास्ट उसका बेटा भी वापस आएगा। बाकी सब तो आपको मूवी में देख के पता चलेगा, पर मैं ये कहूंगी कि ऐसा मूवी इतनी ज्यादा न्यू नहीं है, एकदम प्रेडिक्टेबल है। जो भी चीजें होती हैं तो आप प्रेडिक्ट कर लेते हो पहले से ही। एंड बट एक चीज मैं ये कहूंगी कि जो मॉडर्न एरा और जो हिस्टोरिक एरा दिखाया है, इसके बीच में जो कनेक्शन बिल्ड किया है इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। एंड आप जिससे कनेक्ट होते हो, मतलब मैं जिससे कनेक्ट हुई वो मॉडर्न एरा था जिसमें आपको हाँ कनेक्शन फील होता है।
और क्यों होता है वो, क्योंकि जो सूर्या का कैरेक्टर है उसकी एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वो मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, हिस्टोरिक में भी की है, बट कहीं कहीं उनकी एक्टिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं फील होती है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड होते हैं या फिर वो ओवर ड्रामेटिक करने के चक्कर में जो भी कर रहे होते हैं तो वो ऐसा फील होता है। एंड अगर बात करूं बॉबी देओल की, तो उन्होंने जो लुक रखा है इसमें, जो उनका लुक रखा गया है एज अ विलन, वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा डेंजर लगते हैं वो। पर मैं ये कहूंगी कि इतना ज्यादा हाई स्टेक्स नहीं थे उनके रोल में, क्योंकि जो उनका लुक था उस मतलब उसकी तरह वो एक्ट नहीं कर पा रहे थे या वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि एज अ विलन अगर वो इतने डरावने हैं और इतने डार्कर साइड से आते हैं तो मतलब कांगवा के कैरेक्टर को कुछ भी नहीं कर पाए, वो उनको मार दिया अच्छे आसानी से ही। एंड अगर बात करूं दिशा पटानी की, तो वो भी एज अ बाउंटी हंटर जो भी उन्होंने एक्टिंग की है वो काफी ज्यादा अच्छी की है, एंड जो भी छोटे छोटे एक्टर्स थे उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छा रोल किया है। हाँ, आई वुड आल्सो से द सेम थिंग गाइस कि सबने मतलब एक्टिंग वाइज सबने अपना रोल अच्छे से निभाया है। कहीं तो आपको सिमिलर कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे इस मूवी में, वी वोंट से व्हाट, तो वो सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इवन द इम्पैक्ट इज देयर। बट मतलब कई सारी चीजें, कई सारे एलिमेंट्स इस स्टोरी में, इस मूवी में, इस एक्टिंग में ऐसे भी थे जो हम लोगों ने पहली बार नहीं देख रहे हैं हम इस मूवी में, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन इट, लाइक इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट 10 टाइम्स भाई मतलब उससे ज्यादा ही होगा, पर मैं कहूंगा 10 बार हम लोग पहले भी फैंटेसी, स्पेशली फैंटेसी मूवीज में, इवन रिसेंटली आप देख लो देवरा से अगर हम कंपेयर करें इस मूवी को, तो कई सारे इस मूवी में भी ऐसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको वाइब देंगे वो देवरा वाली। बट देवरा का कैरेक्टर अगर मैं कहूँ, कैरेक्टर को अगर हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कंपेयर करें, आई एम सॉरी कंपेयर करें इसको, मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ, कंपेयर करें हम लोग, तो देवरा का कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सीरियसनेस और वो जिस तरह से उसको दिखाया गया था, रिस्पेक्ट जो मिलती है उसको, वो सब कांगुआ को नहीं मिलती। आई थिंक दे वुड बी द डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि वो दोनों सेम कैरेक्टर थे, बट द वाइब वाज सेम, तो वैसा सा फील नहीं होता कांगुआ के साथ, बिकॉज ही इज मतलब देयर, बट वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं उसका गांव वालों पे, ना तो वो इतना ज्यादा मतलब उसको वर्शिप कर रहे हैं, इतना मतलब वर्शिप ना भी करो तुम, बट एक रिस्पेक्ट होती है कि भाई वो राजा का बेटा है और वो इतना ज्यादा बड़ा नाम है कांगुआ, कि तुम लोग इतना ज्यादा उसके हु अल्लाह कर रहे हो कि भाई कांगुआ आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि हर ऐसी मूवीज में हम लोग को देखने को मिलता ही है भाई, तो वो होता भी है। इवन आई वुड से कि जो इंट्रोडक्शन सीन्स ले लो तुम, अगर इंट्रो सीन हम लोग कंपेयर करें कांगुआ का, मतलब सूर्या का कैरेक्टर का, तो वो आता है, वो इम्पैक्टफुल होता है, मतलब वो देखने में अच्छा लगता है, बट जिस तरह से आता है वो कंपेयर करें अगर हम लोग बॉबी देओल से, तो वी वुड से कि हम लोगों को ये लगा कि भाई बॉबी देओल की एंट्री ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा याद करने वाली थी, मतलब सूर्या वाली जो वो था, जिस तरह से वो जंगल में इवन आते हैं, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं फील होता, हालांकि कोशिश बहुत करी गई है, और साउंड डिजाइन और वीएफएक्स की भी आगे हम बात करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि उस टाइम पे जो साउंड बजता है भाई वो इतनी तेज बजता है कि आपके भाई वो कान में दर्द हो जाए इस टाइम पे, मतलब ऐसा क्यों किया है, अब आई डोंट नो, हम लोग ने हिंदी में देखी थी तो मुझे पता नहीं भाई है कि ओरिजिनल वर्जन में भी इतना लाउड है या नहीं, हालांकि साउंड से लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं, बट मे बी सम एडिट में कुछ दिक्कत हो, तो हमारे लिए तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा लाउड है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। और अगर हम आगे साउंड इफेक्ट्स और वीएफएक्स की, जैसे कि मैंने कहा, उसकी भी बात करें, तो वीएफएक्स वाइज तो मैं कहूंगा आपको ये मूवी बिल्कुल 100% देखनी चाहिए गाइस, बिकॉज वीएफएक्स इस मूवी के कमाल है। अगर तुम 2024 का ले लो, उसमें जो कलर्स दिखाए गए हैं, मतलब कलरफुल कार्स वगैरह हैं, जो सब चीजें, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इवन द स्टाइल ऑफ द एक्टर्स, मतलब जो दिशा पटानी से लेके सूर्या का जो कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर भी जो भी है, उनका जो स्टाइलिंग है, जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से लुक है, जिस तरह से दिख रहे हैं, वो सब कमाल का दिखता है। एंड स्पेशली जो पावर हाउस है इस चीज का, इस पूरी मूवी का, वो तो प्री हिस्टोरिक जो वो एरा है हिस्टोरिक वाला, उसमें भी जो गांव दिखाया, जिस तरह से जंगल दिखाया है, वो सब चीजें दिखाई, जानवर भी है, वो सब बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सीजीआई है, मतलब पता चलेगा गाइस, बट इसमें बाकी मूवी से कंपेयर करें अगर हम लोग, तो इट वाज ऑन अ हायर लेवल देन दो। हाँ, मैं भी यही कहूंगी, वीएफएक्स काफी ज्यादा अच्छे थे, और ये मूवी आपको हॉल में जाके देखनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि 3D में जो बनी है ये मूवी, और जब आप ग्लासेस के साथ देखोगे तो वो जो सीन्स होते हैं, जैसे एक पत्थर आना या ये वो पूरा फील होता है, तो इसलिए ये हॉल में जाके अगर आपने नहीं देखी तो वो चीज आप नहीं फील कर पाओगे, मैं कहूंगी। एंड जो भी चीजें अच्छे से दिखाई गई हैं, इवन कलर जो यूज हुए हैं काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं। एंड अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, बट मैं ये कहूंगी कि काफी ज्यादा फर्स्ट हाफ में बहुत लाउड था वो, कि एक टाइम पे वो हम लोग को इरिटेट करने लगा था, तो और खासकर जब वो सूर्य आता था तब, तो ये मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ये बैड इफेक्ट छोड़ रही थी हम लोग के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड था। एंड
सेकेंड हाफ में वो काफी ज्यादा सही था। तो मैं ये कहूंगी, एंड जो सॉन्ग्स भी यूज किए गए हैं जैसे मॉडर्न एरा में, तो मैं ये कहूंगी कि वो सॉन्ग्स हम लोग को रिलेटेबल लग रहे थे, क्योंकि मतलब अभी जेंजी का टाइम चल रहा है तो उस टाइप के सॉन्ग्स भी थे। तो ये चीजें म्यूजिक वगैरह में काफी सही थी। बट हाँ, बस एक जो था बैड पॉइंट, वो मैं यही कहूंगी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। बट मेरी मतलब एक और स्टोरी से यही कंप्लेन थी बेसिकली, इन सबको हटा भी दें तो स्टोरी वाज प्रेडिक्टेबल जैसा कि इसने कहा। और वो जो हाई स्टेक्स वाली चीज़ है वो अगर होती कि तो मतलब किसी भी तरह अगर वो थोड़ा सा क्रिएट हो जाती, हालांकि चाहे हिस्टोरिक ले लो या मॉडर्न एरा में भी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से फील होती। हाँ, मैं भी ये कहूंगी कि ओवरऑल मूवी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, इसलिए इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी हम लोग को। अगर कुछ न्यू करते तो ज्यादा अच्छा होता है। इसमें जो हिस्टोरिक और मॉडर्न टाइम दिखाया है ये तो काफी ज्यादा अच्छा दिखाया है, कि कनेक्शन भी बिल्डअप हो रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कुछ ऑफ चला गया है। एंड बात करूं अगर कि ओवरऑल आपको ये हॉल में जाके देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहूंगी कि आपको हॉल में जाके जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो 3D का मजा है वो ग्लासेस के साथ ही मिलेगा आपको, ऐसे घर पे नहीं मिल सकता। तो अगर आपको VFX और ये चीज फील करने हैं तो वो 3D ग्लास के साथ तो आप हॉल में जाके जरूर देखिए। बट अगर आपको घर में सिर्फ इसकी स्टोरी जानना है कैसे क्या था, तो आप इसको घर पे भी देख सकते हैं। So definitely guys, I also agree with her points. मतलब ये मूवी का VFX बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस हिसाब से पैसा लगा है उस हिसाब से दिखता भी आप लोगों को। The vibe of this movie is great. The sound effects also मतलब थोड़े बेटर हो सकते थे, बट जितना भी है जो भी है वो भी like bearable है, it was good. Like अगर साउंड की बात करें तो वो अच्छी थी, पर SFX में थोड़े से लाउड थे जैसा कि हमने कहा, वो वाली बात थी। और VFX में तो बहुत ही क्लासिक मूवी है, बहुत अमेजिंग लगता है वो सब। थोड़ा सा अगर स्टोरी में बोलूँ, अगर मैं आई फेल्ट की स्टोरी के बाद अच्छी स्टोरी एलिमेंट बहुत अच्छे थे, स्टोरी से ज्यादा एलिमेंट बहुत अच्छे थे। कई सारे पॉइंट्स है जो इनको और अच्छे से और हाई स्टेक्स से और ज्यादा इम्पैक्टफुल फील हो सकते थे। बट आई थिंक जो जिस हिसाब से देखिए स्क्रीन प्ले ले लो, तो स्क्रीन प्ले के हिसाब से वो ज्यादा उतना हमारे पास मतलब हमारे सामने आ नहीं पाता है, और वो कनेक्शन नहीं फील होता बेसिकली किसी भी कैरेक्टर से। आप चाहे सूर्या का ही कैरेक्टर हो उससे भी, या बच्चे का भी कैरेक्टर, उससे भी आप लास्ट तक भी इमोशनली इम्पैक्ट नहीं, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो पाते उस चीज से, जो कि हर मूवी में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार। मैं भी ये कहूंगी, कहीं कहीं थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक लग रही थी मूवी, वो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो कितनी रेटिंग देना चाहोगे? सो जैसा कि मैंने ओवरऑल में बताया गाइस, आई वुड रेट दिस रेटिंग अराउंड 2.5 स्टार्स एंड आई विल गिव 3 स्टार, क्योंकि विजुअली ये काफी ज्यादा अच्छी थी और बाकी स्टोरी भी हाँ प्रेडिक्टेबल थी, बट सही लग रहा था। जो कनेक्शन बिल्ड किया वो भी मुझे अच्छा लगा, एंड VFX भी अच्छे थे। बस बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं अच्छा लगा फर्स्ट हाफ में। तो आप लोग अपने कानों को ट्रेन करके जरूर जाइएगा अगर ये मूवी देखने जा रहे हैं। बाकी जो था वो हम लोग ने बता दिया कि जो हम लोग को बैड लगा उसमें। तो यही था हमारा रिव्यू। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।